सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कैंसर की शुरुआत कैसे होती है और उसके शुरुआती लक्षण की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? महिलाओं और पुरुषों में सबसे ज़्यादा कौन से कैंसर देखे जाते हैं? अर्ली कैंसर डिटेक्शन के लिए महिलाओं और पुरुषों को कौन-कौन से टेस्ट कराने चाहिए और कौन सी उम्र में ये टेस्ट कराने चाहिए? ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, थायराइड कैंसर, सर्वाइकल कैंसर एंड एचपीवी वैक्सीन जैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हमें डिटेल में जानकारी देने आ रहे हैं बहुत ही सीनियर कैंसर सर्जन डॉक्टर सेठी, जो कि अपने अनुभव से हमें गाइड करेंगे। अगर आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए जागरूक होना चाहते हैं तो प्लीज़ इस एपिसोड को मिस ना करें और एंड तक ज़रूर देखें। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस एपिसोड को एक पर्सन के साथ ज़रूर शेयर करें। क्या पता आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी की जान बचा ले या समय रहते उसे कैंसर की जानकारी दे सके। आइए शुरुआत करते हैं। हेलो डॉक्टर सेठी, आपका स्वागत है पॉडकास्ट विद शिल्पा में। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मैम। तो आज की पॉडकास्ट की शुरुआत हम बहुत ही कॉमन क्वेश्चन से करते हैं कि अगर आपके पास कोई कैंसर से पीड़ित मरीज आते हैं, क्या वो आपसे कहते हैं कि मैं बहुत ही रेगुलरली एक्सरसाइज करता हूँ और मैं तो कुछ ना दारू पीता हूँ ना सिगरेट पीता हूँ और मैं बहुत ही एक हेल्दी और सिंपल खाना खाता हूँ, फिर डॉक्टर साहब मुझे कैसे कैंसर हो गया? और पिछली गली में मेरा दोस्त रहता है, वो तो दारू भी पीता है, स्मोक भी करता है, छोले भटूरे भी खाता है, गुलाब जामुन भी खूब खाता है, फिर उसको क्यों नहीं कैंसर हुआ? जी मैम, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। और ऐसे जो इंसिडेंट्स है या ऐसे सवाल हैं ज़रूर हर डॉक्टर से किए जाते होंगे, आई एम श्योर। सो इसके पीछे हम रीज़न समझें, ऐसा होता क्यों है। हम्म। सी हमारी जो बढ़िया जीवन शैली है या हेल्दी जीवन शैली है वो रखना बहुत ज़रूरी है, पर वो एक प्रोबेबिलिटी है, वो गारंटी नहीं है कि हमें आगे चल के कोई बीमारी नहीं होगी। तो हम्म। अच्छी जीवन शैली से, अच्छे लाइफ़स्टाइल से हमारा रिस्क जो है बीमारियों का कम होता है, लेकिन हम उन बीमारियों से हमेशा बच नहीं सकते। ये हम्म। ऐसा क्यों होता है, हम इसके बारे में थोड़ा-सा टेक्निकली जानेंगे, ऐसा क्यों होता है। हम्म। हमारे सबकी जो जेनेटिक्स हैं, वो हमारा जो है हमारी बॉडी को गवर्न करते हैं। तो हम्म। सबकी जेनेटिक्स अलग है, सबकी सेल्युलर जो इंटरनल मशीनरी है या जो बायोलॉजी है, वो डिफरेंट है। तो कई बार हम ऐसे देखते हैं कि कइयों को दवा लेते हैं, दवा कम डोज पे लेने पे भी साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, पर हम्म। कईयों को ओवरडोज करने पे भी सेम दवा से साइड इफेक्ट नहीं होते। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो डिफरेंट है, हमारा लीवर का फंक्शन जो है वो डिफरेंट है। इसको थोड़ा-सा हम और एग्जांपल से अगर समझें कि अगर हम जैसे ड्राइव करते हैं, तो हम सीट बेल्ट का यूज़ करते हैं। तो हम्म। सीट बेल्ट लगाने से जो हमारी इंजरीज़ हैं या हमारी आगे रोड साइड डेथ है, उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है। पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमने सीट बेल्ट लगाई है तो हमारे एक्सीडेंट में कभी जान नहीं जा सकती या हमें इंजरीज नहीं हो सकती। हम्म। सही बात है। और जैसे कि कैंसर की जो शुरुआत होती है वो कैसे होती है और इसके क्या अर्ली साइंस हैं कैंसर के जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते? जी, सो कैंसर की जो शुरुआत होती है उसके बहुत सारे कारण हैं। कुछ कारण जो हैं हमारे कंट्रोल में हैं, जिसे हम मॉडिफाइबल फैक्टर्स बोलते हैं, और कुछ कारण हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जिन्हें हमें नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स बोलते हैं। तो जो कारण हमारे कंट्रोल में हैं, पहले हम उस पे बात करें। तो कुछ डाइटरी फैक्टर्स ऐसे हैं, कुछ एडिक्शंस ऐसी हैं, जिसमें से सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट अगर हम देखें तो तम्बाकू की एडिक्शन है। टोबैको एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ना केवल मुँह के कैंसर, गले के कैंसर या फेफड़े के कैंसर, वो शरीर में हर एक तरह का कैंसर करने में सक्षम है। ऐसे ही हमारा सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हो गया, कुछ ऐसी इन्फेक्शंस होगी, इन जिसके बारे में हम आगे चल के और डिटेल में बात करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं जो कैंसर का रिस्क इंक्रीज़ करती है। कुछ नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स जैसे हमने अभी बात की, हमारे जेनेटिक्स, हमारे कुछ ऐसे अनसीन फैक्टर्स हैं जिन्हें हम कभी अकाउंट में नहीं ले पाते। हमारी ऐसी चीज़ों से एक्सपोज़र जो हमारी वर्क प्लेस पे हो या और कहीं भी हो, वो सारा जो है हमारा कैंसर का रिस्क इंक्रीज़ करते हैं। और कैंसर की अगर हम अर्ली साइंस की बात करें, तो इसमें मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो कैंसर के रिस्क है, साइंस हैं, अर्ली साइंस हैं या सिम्पटम्स हैं, हमें हमारा शरीर, हमारी बॉडी हमेशा कुछ ना कुछ संकेत देती है कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पर हम हैं जो उसको पकड़ नहीं पाते, मे बी उसका रीज़न लैक ऑफ अवेयरनेस है या फिर हम उसको डेलिबरेटली इग्नोर करते हैं। तो ये 2 कारण जो हैं सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास अवेयरनेस नहीं है और हमारी इग्नोरेंस है। तो आपके पूरे मेडिकल करियर में
ऐसे कौन से कॉमन कैंसर्स हैं जो कि महिलाओं में बहुत ज़्यादा देखे गए हैं और पुरुषों में भी कौन से कैंसर्स हैं जो बहुत ज़्यादा देखे गए हैं? सो हम अगर फीमेल्स की पहले बात करें, हुँ, सो हुँ। वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें, ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर, सबसे हुँ, आम पाया जाने वाला कैंसर है हुँ, फीमेल्स हुँ। में। उसके बाद में इंडिया में भी ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन है। हुँ, हुँ। ब्रेस्ट कैंसर के नेक्स्ट जो कैंसर आता है फीमेल्स का, वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के कैंसर हैं, हुँ, जैसे हुँ। कि बच्चेदानी का कैंसर, बच्चेदानी के निचले हिस्से का कैंसर जिसको हम सर्वाइकल कैंसर भी बोलते हैं, हुँ, हुँ। अंडकोश का कैंसर हुँ, हुँ। और इसोफेगस कैंसर। हुँ, ये हुँ। जो है फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन पाए जाते हैं। हुँ, हुँ। ऐसे ही और थायराइड के कैंसर खास करके हुँ, फीमेल्स हुँ। में ज़्यादा कॉमन। हुँ, हुँ। अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स में लंग कैंसर जो कि हुँ, वर्ल्ड हुँ। वाइड बहुत ज़्यादा आम पाया जाने वाला कैंसर है। उसके बाद में ओरल कैंसर्स, मुँह के हुँ, हुँ। कैंसर, गले के कैंसर, खास करके इंडिया में, हुँ, क्योंकि हमारे देश में तंबाकू की कंज़म्पशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए हुँ। ओरल कैंसर का इंसिडेंस भी बहुत ज़्यादा है। हुँ। ऐसे कि इंडिया को ओरल कैंसर की वर्ल्ड कैपिटल भी बोला जाता है, क्योंकि वर्ल्ड के जितने केसेज़ हैं ओरल कैंसर के, उसमें 50% जो केसेज़ हैं, वो इंडिया में केवल पाए जाते हैं। हुँ। इसके बाद में पुरुषों में और जो कैंसर कॉमन है, वो है प्रोस्टेट का कैंसर, जिसका इंसिडेंस आजकल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, हुँ, जिसको हुँ। हम दूध का कैंसर भी बोलते हैं। हुँ, हुँ। दूसरा आंतड़ियों के कैंसर, बड़ी आंत के कैंसर, लैट्रिन के रास्ते के कैंसर, ये हुँ, सब हुँ। पुरुषों में ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। तो अर्ली डिटेक्शन कैंसर के क्या बेनिफिट्स होते हैं? सो अगर मैं एक ही बात में आपको बताऊं कि कैंसर का सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, हुँ, तो हुँ। वो है अर्ली डिटेक्शन। हुँ, हुँ। अर्ली डिटेक्शन लीड्स टू क्योर। हम यही स्लोगन जो है सबको इसी स्लोगन से अवेयर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन करेंगे, अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करेंगे, तो उसका जो क्योर रेट है या उसका 5 ईयर सर्वाइवल रेट है, वो सबसे ज़्यादा होता है। हुँ, और हुँ। जैसे-जैसे स्टेज एडवांस करती जाती है, वैसे-वैसे हमारा सर्वाइवल रेट ड्रॉप करता है, हुँ। क्योर रेट ड्रॉप करता है, हमारे जो ट्रीटमेंट है वो और एक्सटेंसिव होता जाता है, हमारा जो फाइनेंशियल बर्डन है वो इंक्रीज़ होता जाता है। हुँ। तो सर जैसे कि अर्ली कैंसर डिटेक्शन के लिए महिलाओं में कौन-कौन से टेस्ट हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं और कौन-सी एज में होते हैं? सो अगर हम फीमेल्स की अर्ली डिटेक्शन की बात करें, जिसे हम स्क्रीनिंग बोलते हैं, हुँ, तो हुँ। पहले हम ये समझें कि अर्ली डिटेक्शन या स्क्रीनिंग हमें करनी किन में है? हुँ, तो हुँ। अर्ली डिटेक्शन या स्क्रीनिंग का मतलब है कि जो हेल्दी इंसान है, हुँ, जिसको हुँ। कोई अभी सिम्पटम्स भी नहीं है, उनमें भी हम कैंसर डिटेक्ट करना चाहते हैं, कैंसर को सबसे अर्ली स्टेज में। हुँ, हुँ। मान लो कि ब्रेस्ट कैंसर किसी को होने वाला है, हम गाँठ बनने से पहले छाती में कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं? हम बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर फीमेल्स की बात करें तो मैमोग्राफी ब्रेस्ट कैंसर के लिए। हुँ, हुँ। मैमोग्राफी जो है 40 इयर्स के अबव हुँ, हुँ। एनी फीमेल विदाउट एनी हिस्ट्री, जिनकी चाहे हिस्ट्री नहीं है, चाहे उनको कोई कंप्लेंट नहीं है, हुँ, हुँ। 40 वर्ष के बाद हर साल में एक बार मैमोग्राफी कराना बहुत ज़रूरी है। हुँ, हुँ। मैमोग्राफी से हम गाँठ बनने से पहली वाली स्टेज में भी कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। हुँ, हुँ। इसके बाद में हम ब्रेस्ट कैंसर के लिए ही हम सभी फीमेल्स को मोटिवेट करते हैं, उनको हम समझाते हैं कि वो खुद से अपनी ब्रेस्ट की जाँच कैसे कर सकते हैं। सो सेल्फ ब्रेस्ट स्क्रीनिंग या हुँ, सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन एक बहुत अच्छी मोडालिटी है, हुँ, हुँ। जिससे कि हमारे ब्रेस्ट में अगर कुछ भी ऊपर-नीचे या कुछ भी न्यू एब्नॉर्मैलिटीज़ हैं, वो हमें जल्दी डिटेक्ट हो जाती हैं। तो एवरी मंथ या एट लीस्ट एवरी 3 मंथली सभी फीमेल्स को हम बोलते हैं 25 इयर्स एंड अबव कि आप सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन पे ध्यान दीजिए। हुँ, उसके अलावा आप क्लिनिशियन के पास, कैंसर स्पेशलिस्ट के पास आके अपना ब्रेस्ट का जाँच करवा सकते हैं। हुँ, हुँ। इसके बाद में जो नेक्स्ट मोस्ट कॉमन कैंसर जो हमने फीमेल्स में बात की थी, वो थी सर्वाइकल कैंसर, हुँ, बच्चेदानी के निचले हिस्से का कैंसर। हुँ, तो हुँ। उसमें भी हम अर्ली डिटेक्शन और स्क्रीनिंग कर सकते हैं। हुँ, पैप स्मीयर टेस्ट हुँ, नाम से एक टेस्ट होता है, उससे हम कर सकते हैं हुँ, या एचपीवी डीएनए को टेस्टिंग कर सकते हैं। हुँ, हुँ। तो ये 2 सबसे महत्वपूर्ण अर्ली डिटेक्शन स्क्रीनिंग टेस्ट हैं फीमेल्स के लिए। और यही अगर हम अर्ली डिटेक्शन कैंसर डिटेक्शन अगर हम पुरुषों में बात करें, मेंस में बात करें, तो उनके लिए कौन-कौन से टेस्ट होते हैं और कौन-सी एज में ये टेस्ट कराने चाहिए? मेल्स की बात करें, तो जैसे हमने बात की कि मेल्स में सबसे कॉमन कैंसर कौन-सा है, वो है लंग कैंसर। हुँ, हुँ। तो लंग कैंसर के लिए जो हेवी स्मोकर्स हैं, हुँ, उनके लिए हम सीटी स्कैन करवा सकते हैं, जिसको हम एक खास प्रकार का सीटी स्कैन होता है, जिसको हम लो डोज़ सीटी स्कैन बोलते हैं। हुँ, तो हुँ। वो हमें ज़रूर करवाना चाहिए। उसके बाद में
ओरल कैंसर हमने बात की कि सेकंड मोस्ट कॉमन जो मेल्स में ओरल कैंसर है, उसके लिए हम अपने मुंह की जांच जो है, एक कैंसर स्पेशलिस्ट से आके मुंह की जांच हम करवा सकते हैं। हुँ, हुँ। उसके बाद प्रोस्टेट का जो हमने बात की कि आजकल पुरुषों में इसका रिस्क जो है इंसिडेंस बहुत इंक्रीज हो रहा है, तो प्रोस्टेट के लिए हम टेस्टिंग करवा सकते हैं। प्रोस्टेट के लिए हम एक खून का टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट जिसे हम बोलते हैं सीरम पीएसए लेवल्स, हुँ, हम हुँ। वो टेस्ट करवा सकते हैं, खास करके जिनकी कोई फैमिली हिस्ट्री रही हो या जिनकी एज 40-45 ईयर्स प्लस हैं, जिनको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के सिम्टम्स आ रहे हैं, वो लोग ये ज़रूर टेस्ट कराएँ। इसी के साथ प्रोस्टेट का हम दूसरा टेस्ट है अल्ट्रासाउंड, और क्लिनिशियन से आके हमारी गदूद की या प्रोस्टेट की जाँच करवा सकते हैं। इसके बाद आंतड़ी के टेस्ट के लिए, आंतड़ी के कैंसर के लिए जो है हम स्क्रीनिंग मेल्स में हम करवा सकते हैं। और सर क्या कोई ऐसे भी कैंसर हैं जिनके कुछ भी सिम्पटम्स नहीं आते हैं? देखिए, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके शुरुआती जो लक्षण है ना, हुँ, हुँ। वो ज़्यादातर नहीं होते हुँ, या हुँ। फिर बहुत ज़्यादा सटल होते हैं कि हम उनकी पहचान नहीं हुँ, कर हुँ। पाते। तो इसीलिए कैंसर को हम साइलेंट किलर भी बोलते हैं। हुँ, हुँ। तो जो कैंसर के जैसे हम गुर्दे के कैंसर की बात करें, हुँ, तो हुँ। गुर्दे के कैंसर के जो लक्षण हैं, वो कई बार स्टेज 3 तक भी हमें महसूस नहीं होते। हुँ, हुँ। जैसे कि पेशाब में खून आना या पेट में कुछ दर्द रहनी या गांठ महसूस होनी, तो ये जब बहुत एडवांस स्टेज में हो जाता है तभी हमें इनके सिम्टम्स महसूस होते हैं। हुँ, हुँ। ऐसे ही ब्रेस्ट कैंसर की अगर बात करें, कई बार लंप बहुत छोटा होता है हुँ, या हुँ। गांठ छाती में बहुत छोटी होती है जो हमें महसूस नहीं होती। हुँ, तो हुँ। ये सारी चीजें हैं जो मिस हो जाती हैं। हुँ, इसके हुँ। अलावा अगर हम बात करें, बेवजह थकान रहनी हुँ, या हुँ। फिर हमारे शरीर में कोई छोटी-छोटी गांठें बगल में, गर्दन में रहनी, हुँ, हुँ। हमारा वजन कम होना। हुँ, कई हुँ। बार हमारा वजन कम होता है, हमें नोटिस नहीं होता। हुँ, हुँ। बट अगर हमारा सिग्निफिकेंट वेट लॉस है, तो हुँ, वो हुँ। एक कैंसर के अर्ली साइन्स हैं। हुँ, तो हुँ। इन पे हमें जो है ध्यान रखना चाहिए। हुँ, हुँ। और सर क्या बार-बार एसिडिटी का होना, क्या वो कैंसर को कॉज़ कर सकता है? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही सवाल आपने उठाया है। हुँ, हुँ। बार-बार अगर हमारे शरीर में एसिडिटी होगी, हुँ, हुँ। एसिडिटी का मतलब है हमारे पेट में जो एसिड बनता है, हुँ, हुँ। उसका लेवल अगर इंक्रीज़ होगा, बार-बार खट्टे डकार आएँगे, हुँ, तो हुँ। हमारा जो खाने की नली है, जिसे हम फूड पाइप बोलते हैं या इसोफेगस बोलते हैं, हुँ, हुँ। उसके जो निचले हिस्से का भाग है, हुँ, उसमें हुँ। चेंजेज़ आने शुरू हो जाते हैं। हुँ, तो हुँ। रिपीटेडली अगर एसिडिटी रहेगी, उसमें बार-बार चेंजेज़ आएँगे, उसमें इन्फ्लेमेशन होगी, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगी, हुँ, उसके हुँ। बाद में उसके कैंसर जो है बनने का रिस्क इंक्रीज़ हो जाएगा। तो सर अगर बार-बार जैसे एसिडिटी किसी को होती है तो उसके लिए प्रिवेंट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है? देखो, सबसे बेस्ट तरीका हमारे शरीर में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो है आप नियरेस्ट अपने डॉक्टर की सलाह लें। हुँ, कुछ हुँ। भी हमारे शरीर में अपसेट है, चाहे वो एसिडिटी हो, चाहे वो कुछ हुँ, और हुँ। थकान हो, चाहे वो बेवजह बुखार हो, हुँ, हुँ, हुँ। हमारी सलाह यही रहती है, कुछ भी लंबी बीमारी जो 3-4 दिन, हफ्ता, 10 दिन में हमारे शरीर में ठीक नहीं हो पा रही, हुँ, हुँ। उसके लिए हमें तुरंत जो है वो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। हुँ, हमें हुँ। नियरेस्ट डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए और उसके लिए हमारे ट्रीटमेंट सीक करना चाहिए। हुँ, हुँ। और सर क्या फास्टिंग हेल्प करता है टू प्रिवेंट द कैंसर? देखिए, फास्टिंग का जो कांसेप्ट है, इसको हम थोड़ा-सा टेक्निकली समझेंगे। हुँ, हुँ। अगर हम ऐसा समझें कि फास्टिंग डायरेक्टली हमारे कैंसर सेल्स को किल करता है या कैंसर को प्रिवेंट करता है, तो आई थिंक ये थोड़ा-सा गलत होगा कहना कि फास्टिंग डायरेक्टली हेल्प करता है। हुँ, सो हुँ। फास्टिंग अगर हम वेट लॉस के लिए, हमारी इम्प्रूव्ड लाइफ़स्टाइल के लिए हम फास्टिंग कर रहे हैं, हम हुँ, डाइट हुँ। कंट्रोल कर रहे हैं, हम वज़न कम करने के लिए फास्टिंग कर हुँ, रहे हैं, हुँ। तो इनडायरेक्टली वो हमें हमारी जो बॉडी है उसका इम्यून सिस्टम डेवलप करेगा, हमारी बॉडी को हेल्दी करेगा, तो हमें कैंसर ही नहीं बल्कि और जो बीमारियाँ हैं उनसे भी रिस्क जो है कम करेगा। हुँ, बट हुँ। डायरेक्टली हम सोचें कि फास्टिंग करने से हमारे कैंसर सेल्स जो हैं वो स्टार्व हो जाएँगे, वो मर जाएँगे, तो ऐसा टेक्निकली हम सोचते हैं कि इसका कोई अभी एविडेंस नहीं है हमारे पास। हुँ, हुँ। और सर जैसे कीमोथेरेपी है, वो एक बहुत ही स्केरी वर्ड है एक नॉर्मल इंसान के लिए, तो वो कीमोथेरेपी क्या है और क्या वाक़ई में उसके यूज़ से कैंसर ठीक हो जाता है इस थेरेपी से? सो बिल्कुल जो आपने सवाल उठाया है ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। जब भी हम पेशेंट्स को जब एडवाइस करते हैं कि आपको कीमोथेरेपी लगना है इस पर्टिकुलर डिज़ीज़ के लिए, तो हुँ, उनका पहला सवाल ये होता है कि क्या कीमोथेरेपी हम झेल पाएँगे? हुँ, या हुँ। कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? हुँ, तो हुँ। अगर हम
कीमोथेरेपी ना लें, तो उसके बाद क्या होगा? या कीमोथेरेपी लेने से हमारे शरीर पे क्या इफ़ेक्ट आएँगे? हुँ, हमारे बाल झड़ जाएँगे। हुँ, हुँ, तो उनको मैं हमेशा यही बात समझाता हूँ कि हम कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट से डरते हैं। क्या हमने ये सोचा है कि बीमारी अगर हमारे अंदर पड़ी रहेगी या हम बीमारी को ट्रीट नहीं करेंगे, तो उससे हमारे शरीर में क्या होगा? हुँ, तो हुँ, अगर हम इस चीज़ पे ध्यान देंगे, तो हमें कीमोथेरेपी से कभी डर नहीं हुँ, लगेगा। हुँ, और अभी इतने साल की जो रिसर्च है, जो न्यू एडवांसेस हैं, हुँ, उससे हुँ, कीमोथेरेपी के आगे वेरिएंट्स हैं, टारगेट थेरेपी है, हुँ, इम्यूनोथेरेपी है, इन सबके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही मिनिमल हो गए। हुँ, हुँ, तो ऐसा नहीं है कि ऐज कोई फैक्टर है कि हम पर्टिकुलर इस ऐज के बाद कीमोथेरेपी नहीं दे सकते। हम पेशेंट की ओवरऑल फिटनेस, उसका हुँ, परफॉर्मेंस स्टेटस क्या है, उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं कि जी, इसको कीमोथेरेपी ये झेल पाएँगे या नहीं झेल पाएँगे। हुँ, हुँ, कीमोथेरेपी से इलाज संभव है, खास करके अगर हम गाइडलाइन बेस्ड पेशेंट को ट्रीटमेंट दें, अगर उसको कीमोथेरेपी रिकमेंडेड है, हुँ, चाहे हुँ, वो सर्जरी से पहले हो, चाहे वो सर्जरी के बाद हो या फिर केवल कीमोथेरेपी हो, हुँ, तो हुँ, हमें कीमोथेरेपी से इलाज करना है। हुँ, हुँ। और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं अगर हम सही तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे। सर मैंने ऐसा सुना था कि जो जब कीमोथेरेपी या रेडिएशंस होते हैं तो वो हमारे जो कैंसर सेल्स होते हैं उनके साथ-साथ आपके जो अच्छे सेल्स होते हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो उसमें हेयर लॉस और बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। तो क्या अभी कोई लेटेस्ट ऐसा ट्रीटमेंट आया है जहाँ पर सिर्फ़ वो कैंसर सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करता है और बाकी सेल्स जो आपके गुड सेल्स हैं वो आपकी बॉडी में ही रहते हैं? बिल्कुल, आपने जो कहा वो एक फैक्ट है। हुँ, हुँ। डेफ़िनेटली जब हम किसी भी तरह की कीमोथेरेपी देते हैं, तो वो कैंसर सेल्स के अलावा हमारे हेल्दी सेल्स पे भी एक्ट करती है, इसमें कोई हुँ, डाउट हुँ। नहीं है। हुँ, हुँ। बट जैसे मैंने आपसे बात की कि विद न्यू एडवांसेस हुँ, हुँ। अभी हमारे पास टारगेटेड थेरेपीज़ हैं। तो हुँ, हुँ। टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी में ऐसी टेक्नीक्स हैं जिससे हम जो नॉर्मल सेल्स हैं उनका डैमेज कम से कम कर सकते हैं। ये हुँ। सारे ब्रैकेट जो है इसको हम बोलते हैं प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी। तो हुँ, हम हुँ। प्रिसाइज़ली जो है कैंसर सेल्स पे एक्ट करते हैं। हुँ, हुँ। टारगेटेड थेरेपी होगी जो सिर्फ़ कैंसर सेल को जाके टारगेट करती हैं और हुँ, नॉर्मल सेल्स को कम से कम नुकसान देती है। ऐसे ही अगर रेडिएशन थेरेपी में हम देखें, तो बहुत सारी ऐसी टेक्नीक्स हैं, जिससे हम हुँ। नॉर्मल सेल्स को कम से कम डैमेज पहुँचा सकते हैं, जैसे कि आईएमआरटी टेक्नीक हो गई, हुँ, हुँ। आईजीआरटी एक टेक्नीक है, वीमैट एक टेक्नीक है। हुँ, ये हुँ। सारी टेक्नीक्स न्यू एडवांसेस हैं, जिससे हम कैंसर सेल्स पे फोकस कर सकते हैं। हुँ, हुँ। और सर क्या हमारा अच्छी इम्यूनिटी हमें हेल्प करती है टू प्रिवेंट द कैंसर? ऐसा कुछ है? यस, डेफ़िनेटली। तो हमारी अगर इम्यूनिटी अच्छी है, तो हमारे कैंसर ही नहीं बल्कि और सारी बीमारियों से जो है हमें रिस्क कम करती है। हुँ, हुँ। हमारा इम्यून सिस्टम ना डेली सिर्फ़ बाकी बीमारियों से नहीं, कैंसर सेल से हुँ, भी हुँ। फाइट करता है। हुँ, हुँ। इम्यूनोथेरेपी का कांसेप्ट भी यही है कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको कैंसर के लिए अगेंस्ट एक्टिवेट किया जाए। तो हुँ, अगर हमारी इम्यून सिस्टम अच्छा है, तो डेफ़िनेटली हमें जो है कैंसर का रिस्क कम रहेगा, हमें बाकी बीमारियों का रिस्क भी है जो वो कम रहेगा। हुँ, हुँ। तो सर ऐसे कोई आप टॉप 3 फूड्स बता सकते हैं जो हम ले सकते हैं ताकि हमें उससे कैंसर का खतरा कम हो? देखो, हम एक सिंपल सा रूल अगर फ़ॉलो करेंगे ना, तो हमेशा हम स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे और रिस्क हमेशा कम रखेंगे। हुँ, हुँ। तो हमें अपनी डाइट में जो ऑयल्स हैं, हुँ, हुँ। उनको हमें कम से कम मात्रा में यूज़ करता है, ख़ास करके जो सैचुरेटेड ऑयल्स हैं। हुँ, हुँ। इसके बाद में अगर हम देखें, हमारी जो डाइट में हमें प्रोटीन की मात्रा है, वो इंक्रीज़ करनी है, हुँ, हुँ। फाइबर की मात्रा हमें इंक्रीज़ करनी है। हुँ, हुँ। सो ऐसे ग्रेन्स जिसमें फाइबर बहुत ज़्यादा हो, मिलेट्स हो गए, हुँ, हुँ। ठीक है? होल ग्रेन्स हो गए, उनकी हमें जो है इनटेक इंक्रीज़ करना चाहिए। इसके हुँ, हुँ। साथ-साथ हमारे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इनमें नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो हुँ, हुँ। अगर हम इनका जो कंज़म्पशन इंक्रीज़ करेंगे तो डेफ़िनेटली हमारा जो शरीर में हमारा हेल्थ है वो इम्प्रूव करेगा और हमारा जो रिस्क है वो काफ़ी कम होगा। हुँ, हुँ। कुछ-कुछ हम एविडेंस बेस अगर इसमें बात करें, कुछ रिसर्च हैं जो जिन्होंने थोड़ा बहुत हमें एविडेंस शो किया है, जैसे टोमेटोज़ हैं, टोमेटोज़ में लाइकोपीन का जो हुँ, कंपाउंड होता है, वो हमें हेल्प करता है प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क कम करने के लिए। हुँ। ऐसे ही हमारे शरीर में विटामिन डी लेवल्स हैं, कैल्शियम लेवल्स हैं, वो भी जो है कोलोरेक्टल कैंसर का जो है रिस्क कम करते हैं। फाइबर्स जो हैं, वो भी कोलोरेक्टल कैंसर का जो है रिस्क कम करते हैं।
तो इसके साथ-साथ हमारे कुछ जो मल्टीविटामिन्स हैं, वो भी हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं और हमारी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। तो सर कई बारी कुछ आइटम्स होते हैं हमारे इन एंड अराउंड या किचन में कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो कि प्रोलॉन्ग यूज से कैंसर को कॉज कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से आइटम्स हैं हमारे इन एंड अराउंड जो कैंसर को कॉज कर सकते हैं? देखो, हम पहले अगर किचन से ही बात करें तो हमारे यूटेंसिल्स, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारे यूटेंसिल्स हैं जिसमें हर प्रकार का खाना बनता है। हुँ, तो हुँ। यूटेंसिल्स में हम एल्यूमीनियम की बात करें, हुँ, तो वो हुँ। हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। एल्यूमीनियम हो हुँ। गया, टेफ्लॉन कोटिंग हो गई, कुछ ऐसे प्लास्टिक कंटेनर्स जिनमें हम बार-बार देखते हैं कि छोटी-छोटी मात्रा में वो हमारे यूटेंसिल्स घिस जाते हैं। तो हुँ, घिसने हुँ। का कारण और घिस के जो उनका मटेरियल है वो गया कहाँ? तो हमें इस हुँ। पे ध्यान देने की ज़रूरत है। वो हमारे शरीर के अंदर ही जो है कंज़्यूम हो रहा है और धीरे-धीरे अंदर इकट्ठा हो हुँ, रहा है। हुँ। तो अभी रिसेंटली भी बहुत सारी ऐसी रिसर्च आई हैं जिसमें देखा गया है कि हमारे ह्यूमन जो बॉडी है इसमें हुँ, हुँ। माइक्रो प्लास्टिक्स की एक्युमुलेशन बहुत इंक्रीज़ हो रही है। तो हुँ, ओवरऑल जितने भी ये केमिकल्स हैं, जो भी हैं, ये सारे ही हमारे कैंसर का रिस्क बहुत इंक्रीज़ करते हैं। इसके अलावा हम कुछ ऐसे ऑयल्स देखें जो हम डेली में यूज़ करते हैं, पाम ऑयल हो गया या फिर हम ऑयल्स को रीहीट करें, तो हुँ, ये भी हुँ। कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। इनसे हुँ, भी हुँ। हमारा जो है ओवरऑल हेल्थ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। इसके हुँ, साथ ही बहुत एक्सेस में अगर हम प्रोसेस्ड फूड्स जो हैं, पैक्ड हुँ, फूड जितना भी है, इनमें बहुत सारे ऐसे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो हमारे शरीर के नुकसानदायक हैं, जिससे हुँ, हुँ। कैंसर का रिस्क भी बढ़ता है, खास करके हुँ, हुँ। कोलोरेक्टल कैंसर, आंत के जो कैंसर हैं, उनका रिस्क काफ़ी इंक्रीज़ होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रेड मीट या फिर प्रोसेस्ड मीट्स जो हैं, हुँ, हुँ। इनका डायरेक्ट एविडेंस है हमारे पास कि इनसे हमारा शरीर में कोलोरेक्टल कैंसर, हुँ, पैनक्रियाज़ हुँ। कैंसर, इवन कि कुछ-कुछ स्टडीज़ में देखा गया कि प्रोस्टेट कैंसर का भी रिस्क जो है काफ़ी इंक्रीज़ होता है। एक्सेसिव सॉल्ट कंटेनिंग जो कंपाउंड्स हैं, पिकल्स हैं, तो एक्सेसिव सॉल्ट से भी जो है हमारा सिस्टम हेल्थ सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो इन सारी चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। जितना भी पैकेज्ड फूड है खास करके, तो वो सब हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, बहुत हानिकारक है। उसका हमें ध्यान देना चाहिए। और सर इस पॉडकास्ट से पहले मैं रिसर्च कर रही थी तो मैंने ग्लोबल स्टैट्स देखा था 2024 का। तो उसमें मैंने देखा कि एवरी ईयर 2.3 मिलियन वुमेन्स को ब्रेस्ट कैंसर होता है और ये लंग कैंसर से भी ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों है कि इतना ज़्यादा महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर पाया जा रहा है? ये बिल्कुल ठीक फैक्ट है। रिसेंटली लंग कैंसर के बाद अब ब्रेस्ट कैंसर इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर वर्ल्ड वाइड। हुँ, हुँ। जैसे हमने कुछ बात की थी कि हुँ, हुँ। कैंसर का इन जनरल जो है रिस्क फैक्टर क्या रहते हैं इन जनरल, हुँ, हुँ। तो उसमें हमने बात की थी मॉडिफाइबल, नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स की बात की थी। तो खास करके हम थोड़ा-सा डिटेल में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अगर समझें, तो हुँ, इसमें कुछ-कुछ फैक्टर्स जो हैं, वो कैसे गवर्न करते हैं, कैसे इंक्रीज़ करते हैं ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क। तो पहले हम कुछ ऐसे फैक्टर्स की बात करें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि महिलाओं में जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स या हुँ। महीना की शुरुआत होती है, हुँ, हुँ। मेनार्की जिसे हम बोलते हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ। मेनार्की अगर हमारी बायोलॉजिकल एज से पहले अगर होती है, तो यूजुअल एज हम 13 के अराउंड एवरेज एज मानते हैं। अगर उससे पहले मेनार्की शुरू होती है या फिर मेनोपॉज़ की जो है हमारा टेन्योर इंक्रीज़ होता है, मेनोपॉज़ लेट मेनोपॉज़ होता है। तो ये सब ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क इंक्रीज़ करते हैं क्योंकि ड्यूरिंग दिस पीरियड हमारे शरीर में उतना ही एस्ट्रोजेनिक एक्सपोज़र रहता है। दूसरी बात, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी एक नेचुरल प्रोटेक्टिव इंसिडेंस है हर फीमेल की लाइफ में। तो हुँ, हुँ। यदि प्रेगनेंसी अर्ली एज पे होती है, हुँ, हुँ। बिफोर 25 इयर्स, 30 इयर्स, तो हमें उससे नेचुरल प्रोटेक्शन मिलती है और जितना लेट प्रेगनेंसी होता जाता है, उतना जो उसका प्रोटेक्टिव बेनिफिट है, वो भी कम होता जाता है। तो 35 इयर्स के बाद हम ऐसा मानते हैं, स्टडीज़ ऐसा बोलती हैं कि हमें फर्स्ट प्रेगनेंसी अगर 35 इयर्स के बाद हो रही है, तो उसका हमें वो नेचुरल प्रोटेक्शन जो है ना, वो मिल नहीं पाता है। तो हुँ, हम हुँ। आजकल देख रहे हैं कि हमारी मैरिजेबल एज भी इंक्रीज़ हो रही है, हमारी हुँ, जो प्रेगनेंसीज़ हैं, वो डिले हो रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट फैक्टर हम मान सकते हैं कि ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। हुँ, हुँ। इसके बाद में हम बात करें ओबेसिटी, जैसे हमने बात की सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल और हमारी ईटिंग हैबिट्स हुँ, काफ़ी आजकल चेंज हो गई हैं, काफ़ी इन्फ्लुएंस हो गई हैं। तो
उस वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बहुत इंक्रीज हो रहा है। ओबेसिटी इंडिपेंडेंट एक फैक्टर है। फिर कुछ-कुछ स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है अभी अल्कोहल इनटेक फीमेल में अगर हम लेते हैं तो उससे भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क जो है काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। हुँ, हुँ। तो और फिर इसके बाद में हुँ, हम थोड़ा-सा और देखें तो जेनेटिक फैक्टर्स। तो हुँ, हुँ। कुछ ऐसे जेनेटिक फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे सिंड्रोम्स हैं, जो जीन्स में ट्रैवल करते हैं, उस वजह से भी ब्रेस्ट का, ओवरी का और बहुत सारे अन्य कैंसर हैं, उसका रिस्क इंक्रीज़ हो। हुँ, हुँ। तो सर क्या कोई भी गाँठ जो हमें अगर ब्रेस्ट में दिखाई देती है, तो क्या वो कैंसरस हो सकती है? सी अगर कोई भी गाँठ होती है, तो हम हुँ, ऐसा नहीं मान सकते कि वो कैंसर की गाँठ है। हुँ, तो हुँ। हमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे हमने बात की थी, कैंसर क्या है, एक साइलेंट किलर है। हुँ, हुँ, हुँ। तो जो गाँठ हमें पेन महसूस नहीं कर रही, जिस गाँठ में हमें पेन नहीं हो रहा, हुँ, हुँ। वो गाँठ में ज़्यादा रिस्क है कैंसर होने का। हुँ, हुँ, सो हुँ। एज एक फैक्टर है। हुँ, हुँ। थोड़ा-सा एल्डरली एज में वैसे तो अभी इंसिडेंस यंग्स में बहुत इंक्रीज़ हो रहा है, हुँ, हुँ। बट एनी पेनलेस लम्प हमेशा हम यही समझाते हैं सबको एनी पेनलेस लम्प इन ब्रेस्ट हुँ, शुड हुँ। बी टेकन वेरी सीरियसली। हुँ, हुँ। हमारी टेंडेंसी हमेशा पेशेंट एज़ अ पेशेंट क्या रहती है कि जो चीज़ हमारे अंदर अगर हमें वो तकलीफ नहीं दे रही, तो हम हुँ, उसके ऊपर सीरियसली नहीं रहते कभी उसको। हुँ, तो अगर हुँ। हमारे ब्रेस्ट में गाँठ है जिसमें पेन नहीं हो रहा, हम उसको सीरियसली नहीं लेंगे, क्योंकि हुँ, हमें वो तकलीफ नहीं दे रही। हुँ, हुँ। जब पेन होगा तभी हम उसके लिए हम डॉक्टरी सलाह लेंगे। हुँ, तो हुँ। पेनलेस लम्प इज़ द मोस्ट कॉमन प्रेज़ेंटेशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। हुँ, हुँ। और सर सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ाम हम कैसे कर सकते हैं और कितने दिन में हमें ये करना चाहिए? सो हम रिकमेंड करते हैं कि हर मंथ हुँ, हुँ। पीरियड्स के बाद हमें ये जो है सेल्फ एग्ज़ाम करना चाहिए। हुँ, हुँ। इसको करने का एक प्रॉपर वे है, प्रॉपर मेथड है। हुँ, हुँ। हम अ, आराम से इसको सर्च कर सकते हैं। हमें फ्लो चार्ट्स जो हैं इंटरनेट पे बहुत ईज़िली अवेलेबल हैं, बहुत हुँ, सारी हुँ। वीडियोज़ अवेलेबल हैं हुँ, हुँ। और उसके अकॉर्डिंगली हम इसको हमारी ब्रेस्ट को जाँच कर सकते हैं, मिरर के सामने खड़े होके, हुँ, हुँ। प्रॉपरली ब्रेस्ट पोज़ करके हुँ, हुँ। और इसको एक सिस्टमैटिक वे में एग्ज़ामिन किया जा सकता है। और सर स्टेज 0 ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है? सो हम टेक्निकली अगर समझे स्टेज हुँ, 0 का हम थोड़ा-सा सरल भाषा में व्यूअर्स के लिए बताने की कोशिश करेंगे कि 0 हुँ। है क्या? हुँ, हुँ। सो कैंसर उस स्टेज में बिल्कुल शुरुआत की स्टेज में जब अभी कैंसर की कोशिकाएँ या सेल्स अभी डेवलप हुए हैं, हुँ, हुँ। शायद अभी गाँठ भी नहीं बनी है हुँ, और हुँ। वो सेल ऐसी स्थिति में है कि अभी वो फैलने वाले जो है स्टेज में नहीं पहुँचे हैं, हुँ, जिसे हुँ। हम प्री इन्वेसिव स्टेज बोलते हैं हुँ, और हुँ। हम टेक्निकली इसको स्टेज 0 नहीं बल्कि हम इसको कार्सिनोमा इन सिटू के नाम से जो है टेक्निकल मेडिकल हुँ, टर्म्स में यूज़ करते हैं। हुँ, हुँ। तो हमारे अंदर कैंसर के सेल्स डेवलप हो रहे हैं, हुँ, हुँ। गाँठ भी अभी शायद नहीं बनी है हुँ, और हुँ। ये अभी फैलने वाली स्थिति में भी नहीं है, तो हम इसको स्टेज 0 या कार्सिनोमा इन सिटू लेबल कर सकते हैं। हुँ, हुँ। तो ये स्टेज वो स्टेज है, जिस पे स्क्रीनिंग सबसे ज़्यादा कारगर है, हुँ, जिसके लिए हुँ। हम स्क्रीनिंग करते हैं, जैसे हमने बात की कि गाँठ बनने से पहले हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो ब्रेस्ट कैंसर को कैसे डिटेक्ट करेंगे? मैमोग्राफी से, स्क्रीनिंग मैमोग्राफी से। हुँ, हुँ, हुँ। तो सर कई बारी ऐसा होता है कि किसी को कैंसर ब्रेस्ट कैंसर हुआ स्टेज 0 और वो कंप्लीटली क्योर हो गया, तो क्या ये वापस भी आ सकता है? बिल्कुल। सो कैंसर के साथ अगर हम बोले कि सबसे अनफॉर्च्यूनेट या सबसे बड़ी बदकिस्मती क्या है? तो हुँ, ये है कि कैंसर कभी भी रिअकर कर सकता है। हुँ, हुँ। हालाँकि अगर हम अर्ली स्टेज की बात करें तो उसमें रिकरेंस का रेट काफ़ी कम होता है, बहुत हुँ, कम हुँ, होता है। हुँ, हुँ। इसीलिए हम सबको मोटिवेट करते हैं कि अर्ली स्टेज में ही हम जो है कैंसर को पकड़ के पूरा इलाज करें। हुँ, तो हुँ। रिकरेंस किन-किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? सबसे पहले स्टेज। हुँ, हुँ। स्टेज जब हमारे पास पेशेंट आया, जब उसका इलाज शुरू हुआ तब उसकी स्टेज क्या थी? हुँ, फिर हुँ, हुँ। उसकी कैंसर की वैरायटी क्या थी? हुँ, हर हुँ। कैंसर हर ऑर्गन में अलग-अलग वैराइटीज़ का होता है। ब्रेस्ट कैंसर में अगर हम बात करें तो 3 वैराइटीज़ का ब्रेस्ट कैंसर हमें दिखने के पे मिलता है, हुँ, हुँ। मार्कर्स के बेस पे। तो हुँ, हर हुँ। एक का वैराइटी का रेफरेंस रेट अलग है। हुँ, इसके हुँ। बाद हमने ट्रीटमेंट कैसे शुरू किया? क्या हमने सही ट्रीटमेंट लिया? हुँ, क्या हुँ। हमने ट्रीटमेंट पूरा किया? क्या हमने ट्रीटमेंट में कोई डिले तो नहीं किया? तो हुँ। ये सारे फैक्टर्स हैं जो रेकरेंस डिसाइड करेंगे हमारी। और जैसे कई बारी कुछ लेडीज़ होती हैं जो कॉस्मेटिक ब्रेस्ट इम्प्लांट कराती हैं, तो क्या उससे कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है?
कैंसर जो ब्रेस्ट इम्प्लांट्स हैं उनसे कैंसर का रिस्क नहीं बढ़ता है, पर कैंसर जिनके इम्प्लांट्स होते हैं ब्रेस्ट में उसमें हमें कैंसर डिटेक्ट करने में कई बार दिक्कत आती है। जैसे कि मैमोग्राफी में हमारे ब्रेस्ट का जो आर्किटेक्चर है वो थोड़ा-सा डिस्टॉर्ट हो जाता है या थोड़ा-सा चेंज हो जाता है। तो मैमोग्राफी में, एमआरआई पे हम उसको ओवर डायग्नोस भी कर सकते हैं, हम उसको अंडर डायग्नोस भी कर सकते हैं। पर से इम्प्लांट से जो रिस्क है, वो ऐसा अभी कोई हमारे पास सॉलिड एविडेंस नहीं है कि इम्प्लांट की वजह से रिस्क इंक्रीज़ होता है। हाँ, अगर हम बात करें कुछ हार्मोनल थेरेपीज़ की, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ जो फीमेल्स लेती हैं, उनसे डेफिनिटली कैंसर का रिस्क, ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क इंक्रीज़ होता है। और सर अगर किसी लेडी को, वुमेन को एक प्रॉपर टाइम पर मेनोपॉज़ हो रहा है, तो क्या मेनोपॉज़ के बाद भी इसका रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है ब्रेस्ट कैंसर का? हमारे अंदर जो है, हमारे जेनेटिक्स हैं, वो कैंसर का इंसिडेंस गवर्न करते हैं। तो मेनोपॉज़ अगर प्रोलॉन्ग्ड होगा, तो उससे हमारा रिस्क बढ़ेगा। मेनोपॉज़ अगर हमारा टाइम पे हो रहा है, तो उससे हमारा रिस्क जो है, एवरेज रिस्क रहेगा। पर हम मेनोपॉज़ खत्म होने के या टाइम पे फिनिश होने पे के बाद कैंसर ना हो, ऐसा हम नहीं कह सकते। कैंसर का रिस्क के बाद में भी हमें कभी भी हो सकता है, क्योंकि हमने जैसे बात की कि एक फैक्टर नहीं है कैंसर को बनाने वाला, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। तो कौन-सा फैक्टर कब कंट्रीब्यूट करे, ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और सर अगर हम मेल्स में होने वाले प्रोस्टेट कैंसर की बात करें, तो उसके अर्ली साइन्स क्या होते हैं प्रोस्टेट कैंसर के? सो प्रोस्टेट कैंसर की जो मेन सिम्टम्स हैं या सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं, उसे हमें ध्यान देना है 40-45 ईयर्स के बाद। अगर हमें रात में यूरिन पास करना, बार-बार जाना पड़ रहा है यूरिन पास करने, यूरिन करते समय हम ज़ोर लगाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा, या फिर यूरिन करते समय हमारी जो यूरिनरी स्ट्रीम है मेल्स में, या जिसको हम यूरिन की धार बोलते हैं, पेशाब की धार, वो सही नहीं है, वो बारीक है या वो सही से नहीं बन रही है। हमारे जो है पेल्विक में कुछ पेन रह रहा है, हमारे बोन्स में, लोअर बैक में, एल्डरलीज़ में खास करके अगर कुछ पेन रह रहा है, या फिर हमारे यूरिन में अगर ब्लड आ रहा है, तो ये सारे सिम्पटम्स जो हैं प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के और छिपे हुए प्रोस्टेट कैंसर के हो सकते हैं। तो सर अगर किसी को प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट है, तो वो भी क्या कैंसर को लीड कर सकता है? नहीं, देखो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में हमें ये ध्यान देना है कि क्या ये प्रोस्टेट एनलार्जमेंट बिनाइन है, मतलब कि सिनाइल है, एज रिलेटेड है, या फिर इसमें छिपा हुआ कहीं कैंसर है। तो हमें उस चीज़ को जो है पता लगाना है, इसलिए हम एनलार्ज्ड केसेस में हमेशा ही सीरम पीएसए लेवल का टेस्ट करते हैं, अल्ट्रासाउंड का टेस्ट करते हैं, और यदि हमें कुछ इंडिकेशन या कुछ शक लगता है ये दोनों तीनों टेस्ट पे, जैसे कि डॉक्टरी जांच, दूधों की जो हम डॉक्टर खुद से जांच करता है, अल्ट्रासाउंड या फिर पीएसए लेवल, तीनों में से अगर कोई भी संकेत हमें लगे कि इसमें कैंसर का रिस्क हो सकता है, तो फिर हम इमीडिएटली बायोप्सी के लिए जाते हैं, जिसमें हम उसमें छिपे हुए कैंसर को डायग्नोस कर सकते हैं। सर क्या प्रोस्टेट बायोप्सी एक पेनफुल प्रोसेस होता है? कोई भी अगर हम बायोप्सी करते हैं कैंसर के लिए, चाहे वो प्रोस्टेट से हो, चाहे वो ब्रेस्ट से हो, वो हम लोकल एनेस्थीसिया की मदद से करते हैं। तो एक बार लोकल एनेस्थीसिया देने के लिए हमें बारीक सुई से एनेस्थीसिया देते हैं, उसके बाद में वो एरिया नम हो जाता है और फिर उसके बाद में हमें बायोप्सी का जो प्रोसीजर है वो महसूस नहीं होता। सो बायोप्सी के समय पेन सिर्फ और सिर्फ एक बार जो इंजेक्शन लगता है, हल्का सा पेन, थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट हो सकता है, बट अगर हम ऐसे सोचे तो ये बहुत ही ज़्यादा पेनलेस प्रोसीजर है। और सर इसकी कॉस्ट क्या आती है इंडिया में अगर किसी को प्रोस्टेट कैंसर है, तो क्या कॉस्ट आती है इसके इलाज में? सो अगर हम कैंसर्स की इन जनरल बात करें या प्रोस्टेट कैंसर की या किसी और अन्य कैंसर की बात करें, तो कॉस्ट जो है वो हमेशा डिपेंड करती है कि कौन सी स्टेज में हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं और किस प्रकार से हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं कैंसर का। तो जैसे हमने बात की कि अर्ली स्टेज में यूजुअली हमारी सिंगल मोडेलिटी, ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूल मोडेलिटी हम यूज़ करके ट्रीटमेंट जो है दे सकते हैं, तो उसमें कॉस्ट डेफिनेटली कम रहेगी। कीमो की पर साइकिल की कॉस्ट अगर हम माने तो 10,000 12,000 से लेके इम्यूनोथेरेपी की अगर हम कॉस्ट ऐड कर दें, टारगेटेड थेरेपी या न्यूअर मोडेलिटीज़ की ऐड कर दें, तो समवेयर अराउंड 1 लाख 2 लाख तक भी जो है कॉस्ट एक्सटेंड करता है। बट देन अगेन इट डिपेंड्स फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, कैंसर टू कैंसर, स्टेज टू स्टेज।
और सर क्या ये पूरी तरह से क्योरेबल है? सो कैंसर अर्ली स्टेज में बिल्कुल क्योरेबल है। हुँ, तो हुँ। इवन कुछ कैंसर्स को हम स्टेज 4 में भी क्यूरेटिव इंटेंट के साथ ट्रीट करते हैं। हुँ, हुँ। खास करके थायराइड कैंसर्स, हुँ, हुँ। कोलोरेक्टल कैंसर्स भी अगर हैं स्टेज 4 में, तो हम क्यूरेटिव इंटेंट्स में उनको, जिनका ज़्यादा फैला हुआ नहीं है, बहुत कम मात्रा में फैला हुआ है, हुँ। ओलिगोमेटास्टेसिस जिन्हें हम बोलते हैं, तो हुँ, उन हुँ, हुँ। केसेज़ में हम स्टेज 4 में भी क्यूरेटिव इंटेंट से ट्रीट कर सकते हैं। हुँ, हुँ। सर अगर हम सर्वाइकल कैंसर की बात करें, तो सर्वाइकल कैंसर के अर्ली सिम्पटम्स क्या हैं? सो सर्वाइकल कैंसर जैसे हमने बात की फीमेल्स में, खास करके डेवलपिंग रीजन्स में, हुँ, रूरल एरियाज़ में, हुँ, ये बहुत कॉमन है। हुँ, हुँ, क्यों कॉमन है? थोड़ा-सा हम इसका कॉज़ समझ लें। हुँ, हुँ, जो सर्वाइकल कैंसर का मोस्ट कॉमन कॉज़ है वो है एचपीवी इन्फेक्शन, ह्यूमन हुँ, पैपिलोमा वायरस, हुँ, जो हुँ, इन्फेक्शन करता है, जो कि डायरेक्टली लिंक्ड है हमारी हाइजीन से या हमारी कुछ हाइजीनिक प्रैक्टिसेस से। हुँ, हुँ, सो जब ये इन्फेक्शन होता है उसके बाद में कैंसर डेवलप होने में 5 साल, 10 साल, 15 साल तक भी जो है लग सकता है। तो हुँ, जो टाइम गैप है, इसको हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कैसे? कि हम इन्फेक्शन के सिम्पटम्स को रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं। हम ये इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट ले सकते हैं और इस टाइम पीरियड के दौरान जो अर्ली कैंसर की चेंजेज़ हैं, उन्हें हम डिटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीनिंग के माध्यम से। हुँ, हुँ, सो जैसे आपने अर्ली साइंस की इसकी बात की, सर्वाइकल कैंसर की साइंस की, तो एनी काइंड ऑफ डिस्चार्ज, हुँ, कोई हुँ, भी ऐसा वेजाइनल डिस्चार्ज है, हुँ, हुँ, फाउल स्मेलिंग, वो एक अर्ली साइन है हुँ, हुँ, इन्फेक्शन का या सर्वाइकल कैंसर का। हुँ, उसके हुँ, बाद में एनी ब्लीडिंग ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हुँ, एक हुँ, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत सिग्निफिकेंट साइन है सर्वाइकल कैंसर का। इसके अलावा लोअर पेल्विक पेन, क्रॉनिक लोअर पेल्विक पेन अगर हमें रहती है, तो दैट कैन आल्सो बी अ साइन ऑफ सर्वाइकल कैंसर। हुँ। तो सर एचपीवी वैक्सीन कितना परसेंटेज तक इस सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट कर सकती है? सो सर्वाइकल वैक्सीन अगर हम यूज़ करते हैं, जैसे हमने बात की कि एचपीवी मोस्ट कॉमन कॉज़ है हुँ, हुँ, सर्वाइकल कैंसर का। तो हुँ, हुँ, जो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है, वो बेसिकली एचपीवी वैक्सीन है, जो हमें हुँ, एचपीवी हुँ, इन्फेक्शन से बचाती है। हुँ, हुँ, तो यदि हम उसको टाइम से लगवा लें, तो हुँ, उसका रैशनल है, जो हम टेक्निकली समझें या मेडिकली उसका रैशनल जो हम समझना चाहते हैं, वो ये है कि हमें एचपीवी इन्फेक्शन की एक्सपोज़र से पहले-पहले एचपीवी इन्फेक्शन की एक्सपोज़र से पहले-पहले हमें वैक्सीनेशन करवाना है। हुँ, हुँ, तो बिफोर ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हमें ये वैक्सीनेशन करवाना ज़रूरी है। अर्लीस्ट एज जो है रिकमेंडेड बाय डब्ल्यूएचओ, वो है 9 ईयर्स। 9 ईयर्स से लेके 14 ईयर्स तक हम एचपीवी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, जिसमें हुँ, कि हुँ, हमें 2 डोज़ेज़ लगवानी पड़ेंगी। हुँ, हुँ, हम 15 से 25 ईयर्स तक भी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, जिसमें हमें 3 डोज़ेज़ जो है वैक्सीनेशन की लगेंगी। हुँ, हुँ, तो जो इसका प्रोटेक्शन रेट है, जो स्टडीज बोलती हैं, जो एविडेंस है, वो मोर देन 90% प्रिवेंशन रेट है फ्रॉम एचपीवी इन्फेक्शन। हुँ, हुँ, और ना ही ये एचपीवी इन्फेक्शन केवल सर्वाइकल कैंसर नहीं करता, ये सर्वाइकल कैंसर के अलावा अन्य कैंसर जैसे एनल कैंसर, पिनाइल कैंसर्स, हुँ, इवन हुँ, की ओरोफैजिक कैंसर्स जो हैं एचपीवी से होते हैं आजकल। तो ये वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हुँ, हुँ, 9 टू 14, हम दोबारा से इसको बहुत स्ट्रेस देके हम सबको बताते हैं कि 9 टू 14 इयर्स हम स्कूल्स में जाते हैं, हम अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं, हम हुँ, हुँ, पेरेंट्स को बताते हैं कि आप अपने बच्चों को, स्पेशली गर्ल चाइल्ड को, और हाँ, दूसरा, हम मेल्स में भी ये वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। हुँ, 14 टू 25 इयर्स में हम लगवा सकते हैं और 45 इयर्स तक हम इसको लगवा सकते हैं, पर देन उनका जो एफिकेसी है वो थोड़ी-सी डिक्रीज़ हो जाती है हुँ, विद हुँ, विद एडवांसिंग एज। जी। तो सर जैसे आपने कहा कि बॉयज़ में भी ये वैक्सीन हम लगा सकते हैं, तो क्या बॉयज़ में भी सर्वाइकल कैंसर्स देखे गए हैं? नहीं, बॉयज़ में सर्वाइकल कैंसर नहीं देखे जा सकते, क्योंकि सर्विक्स तो फीमेल ऑर्गन है। हुँ, हुँ, बट हुँ, जैसे हमने बात की कि हाइजीन इज़ द मेन फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द एचपीवी इन्फेक्शन। सो हुँ, एचपीवी ट्रांसमिशन हैपेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। हुँ, हुँ, सो मेल्स में भी एचपीवी इन्फेक्शन रहता है। हुँ, बहुत हुँ, सारे ऐसे जेनिटल वॉर्ट्स हैं जो एचपीवी के कारण होते हैं। एनल कैंसर जो है वो मेल्स में, हुँ, फीमेल्स हुँ, में एचपीवी की वजह से हो सकता है। इसलिए एचपीवी इन्फेक्शन वैक्सीनेशन जो है मेल्स को लगानी ज़रूरी है, क्योंकि वो मेल से फीमेल्स में हुँ, ट्रांसमिट। हुँ, होता है।
और अगर सर कोई महिला है वो सेक्सुअली एक्टिव है या मैरिड है, तो क्या उस उसके बाद एचपीवी वैक्सीन वो असर करती है सर्वाइकल कैंसर के लिए? जी, अगर मान लो हम ऐसा नहीं समझते कि सेक्सुअल एक्सपोज़र के बाद एचपीवी इन्फेक्शन हुँ, होगा ही हुँ। होगा, बट चांसेज़ हैं उसे हम कई बार डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर इन्फेक्शन किसी को हो गया है, उसके हुँ, बाद हुँ। में हम वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं, तो उसका वो एफिकेसी नहीं आएगा। हुँ, इसका हुँ। मेन रैशनल यही है कि हमें एचपीवी इन्फेक्शन होने से पहले-पहले अपने आप को वैक्सीनेट करना है। हुँ, तो हुँ। डेफ़िनिटली उसमें जो इसका प्रोटेक्शन रेट है, वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है। सर अगर कोई कैंसर से पीड़ित व्यक्ति है आपके पास आता है, तो क्या उसका पूरा ऑर्गन रिमूव करने की ज़रूरत होती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हुँ, तो जैसे मैंने आपको बताया हमने पहले भी बात की, बहुत सारी एडवांसेस की, तो ऐसे सर्जिकली भी बहुत एडवांसमेंट्स जो हैं हम हुँ, आ हुँ। गई हैं। तो कैंसर से पीड़ित जो ऑर्गन है, कैंसरग्रस्त जो ऑर्गन है, हुँ, उसको हुँ। हमें कंप्लीटली रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो हुँ, हम हुँ। एक ब्रेस्ट कैंसर के एग्ज़ाम्पल से इसको थोड़ा-सा डिटेल में समझेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए हुँ, कि कैसे हुँ। हम ब्रेस्ट कैंसर में हम ट्रीटमेंट करते हैं। हुँ, हुँ। तो इसमें सबसे पहले हमें ध्यान रखना है अर्ली डिटेक्शन का, अर्ली स्टेज में आने का। हुँ, तो हुँ। जैसे हमने बात की थी अर्ली स्टेज आने में क्या-क्या बेनिफिट्स हो गए, तो पहले हमारा खर्चा कम आया, हमारा जो ट्रीटमेंट है वो सिंगल मोडेलिटी या ड्यूल मोडेलिटी हो गया, हमारा क्योर रेट, हमारा सर्वाइवल रेट जो है वो इंक्रीज़ हुँ, कर गया। ऐसे ही हमारा जो सर्जिकल एक्सटेंट है, वो हुँ। भी काफ़ी लिमिटेड हो जाता है अर्ली स्टेज में आने से। हुँ, तो हुँ। ब्रेस्ट कैंसर के केस में अगर हम देखें, तो अगर हमारे कैंसर की गाँठ है ब्रेस्ट में, अर्ली स्टेज में हम आ रहे हैं, तो हमें पूरा ब्रेस्ट रिमूव करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हुँ, हम हुँ। केवल और केवल उस गाँठ को और हमारे जो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं या बगल में गाँठें हैं, उनकी सफाई हम कर सकते हैं। हुँ, हुँ। हम पूरा ब्रेस्ट बचा सकते हैं हुँ, हुँ। विद इक्वल ऑस्मोसिस। हुँ, हुँ। तो उसको हम ओंकोप्लास्टी बोलते हैं। हुँ, हुँ। तो कैंसर को भी निकाल दिया, ब्रेस्ट को उसके नियर नेचुरल अपीयरेंस में हमने जो है वो प्रोवाइड करवाया, तो हुँ, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। ऐसे ही ब्रेस्ट कैंसर के अलावा और भी ऑर्गन्स अगर हम देखें, तो आजकल हम ऑर्गन प्रिजर्वेशन की ही बात करते हैं, हुँ, हुँ। इवन इन कैंसर। रेक्टल कैंसर्स में हम रेक्टम है, उसको बचाने की कोशिश करते हैं। हुँ, हुँ। ऐसे ही अन्य और जो है थायराइड हो गया है, थायराइड का कैंसर है, अगर थायराइड का कैंसर एक ही लोब में है, छोटे साइज़ का है, हुँ, तो हुँ। हम थायराइड हाफ थायराइड को निकालते हैं और हाफ थायराइड को बचाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हमें क्या रखना है कि हमें सतर्क रहना है, अर्ली डिटेक्शन करेंगे, तो ही हमारा एक्सटेंट है लिमिटेड रहेगा। हुँ, हुँ। और सर कौन से ऐसे 2 ब्रेस्ट कैंसर मिथ्स हैं जो कि आपने देखे हैं जो आप डिबंक करना चाहेंगे आज? तो सबसे पहला ब्रेस्ट कैंसर मिथ जो है, मैं कहूँगा कि ये मिथ अभी रिवर्स हो गया है। हुँ, हुँ। तो पहले हम ऐसा सोचते थे कि गाँठ ही है केवल, तो इसमें कौन-सा कैंसर हो सकता है। पर आजकल जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, हुँ, वो हुँ। यूजुअली हर गाँठ को कैंसर समझ के हमारे पास आते हैं और बहुत ज़्यादा एंग्ज़ियस, बहुत ज़्यादा एप्रीहेंसिव होते हैं। हुँ, तो हुँ। यूजुअली यंग फीमेल्स में कैंसर ब्रेस्ट में कुछ गाँठें बन सकती हैं, जिसको हम फाइब्रोएडिनोमास या फाइब्रोएडिनोसिस बोलते हैं, जो कि एक हुँ, हुँ। हार्मोनल डिपेंडेंट सिचुएशन है। हुँ, तो उस हुँ। केसेज़ में पेशेंट हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि ये गाँठ हो गई है, क्या ये कैंसर वाली गाँठ है? तो इससे जो सबसे बड़ा मिथ निकल के ये आया कि हर ब्रेस्ट की गाँठ कैंसर की गाँठ नहीं होती। हुँ, तो हुँ। हमें ध्यान किस पे देना है? पेनलेस गाँठ पे। जो गाँठ पेनलेस है, उसमें कैंसर का रिस्क ज़्यादा है, जो पेनफुल है, अर्ली स्टेज है, उसमें रिस्क काफ़ी कम होता है। हुँ, हुँ, हुँ। और दूसरा अगर हम मिथ देखें सबसे बड़ा इन जनरल, ये नहीं कि वो ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड है, वो हर कैंसर से ही रिलेटेड है और हर हुँ, हुँ। इनवेरिएबली हर पेशेंट मेरे से हर कैंसर स्पेशलिस्ट से ज़रूर पूछता होगा, वो है कि क्या बायोप्सी करने से, क्या सुई लगाने से, क्या चीरा लगाने से कैंसर बढ़ जाता है? हुँ, ये हुँ। सबसे बड़ा मिथ है। हुँ। तो बायोप्सी करने से कैंसर नहीं बढ़ता। बायोप्सी करने के बगैर हम कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर सकते। हुँ, हुँ। कुछ-कुछ कैंसर्स ऐसे हैं, जिनमें हमें बायोप्सी की आवश्यकता नहीं होती, नीड नहीं होती, इसलिए हम बायोप्सी नहीं करते, हम डायरेक्टली उनको ऑपरेट करते हैं। पर ज़्यादातर केसेज़ में अगर हमें कुछ ट्रीटमेंट, ख़ास करके कीमोथेरेपी से अगर ट्रीटमेंट शुरू करना है, तो हमें बायोप्सी मैंडेटरी है। हुँ, हुँ, हुँ। फर्स्ट टू कन्फर्म कि वो उसमें कैंसर है या नहीं है, सेकंड उसकी वैरायटी क्या है, हुँ, हुँ। कैंसर कौन-से प्रकार का है, ये देखने के लिए। हुँ। सर और थायरॉइड कैंसर की जैसे आपने बात करी, तो थायरॉइड कैंसर के क्या अर्ली सिम्पटम्स होते हैं? सो थायराइड कैंसर्स में जो सबसे अर्ली या सबसे कॉमन सिम्पटम है वो है
एनी काइंड ऑफ स्वेलिंग, जैसे हमने ब्रेस्ट में देखा कि एक लंप होता है अर्ली साइन, वैसे थायराइड में भी हमारे गर्दन में, गले में, सेंटर में या सेंटर से थोड़ा सा राइट और लेफ्ट में पैरामीडियन पोजीशन में अगर कोई लंप है, कोई भी स्वेलिंग है, तो वो थायराइड की स्वेलिंग हो सकती है। ऐसा नहीं हम कह सकते कि थायराइड का कैंसर ही होगा, पर वो थायराइड की स्वेलिंग हो सकती है, बिना कैंसर वाली स्वेलिंग भी हो सकती है। इसके अलावा बहुत ऐसा कोई छोटा लंप थायराइड में जो हमें देख रहे हैं और बहुत जल्दी से उसका साइज इंक्रीज हो गया, विद इन मंथ्स जो है साइज डबल या ट्रिपल साइज का हो गया, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ये जो लंप है वो कैंसरस हो सकता है। उसके बाद कुछ हमारी आवाज में बदलाव, आवाज में भारीपन आना, सांस लेने में कुछ दिक्कत होनी, साथ ही में गर्दन में स्वेलिंग भी होनी, तो ये संकेत है कि थायराइड का कैंसर हो सकता है। सर आप एक बहुत ही ब्रीफ में क्या बता सकते हैं कि कौन से कैंसर के स्टेज में क्या होता है हमारी बॉडी में और इसका सर्वाइवल रेट कितना है? सो हम कैंसर की स्टेजिंग है ना, सभी का ये बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है हर पेशेंट का कि सर स्टेज कौन सी है, और स्टेज हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम थोड़ी सी इस पे बात करेंगे बिल्कुल क्विकली। स्टेज 1 किसी भी कैंसर का, इन जनरल हम बात कर रहे हैं सिर्फ समझने के पर्पज के लिए। स्टेज 1 का मतलब वो लोकलाइज्ड कैंसर है, उसका साइज बहुत छोटा है और अभी और कहीं स्प्रेड नहीं हुआ है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, साइज छोटा है, 2 सेंटीमीटर से नीचे है, लिम्फ नोड्स में स्प्रेड नहीं हुआ है, और वो स्टेज 1 में आता है। स्टेज 2 में साइज थोड़ा सा और इंक्रीज हो गया है, मान लो ब्रेस्ट कैंसर के केस में 2 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गया साइज, 5 सेंटीमीटर से कम है, या फिर साइज छोटा है और बगल में माइक्रोस्कोपी लेवल पे कुछ जो है कैंसर की स्प्रेड हमें दिख रही है, तो वो स्टेज 2 हो जाती है। स्टेज 3 यूजुअली हम जो बात करते हैं उससे हम बोलते हैं लोकली एडवांस्ड। लोकली एडवांस का मतलब है कैंसर अपनी जगह छोड़ के आसपास के एरिया में स्प्रेड हुआ है। कैंसर के केस में हमारी जो लिम्फ नोड्स है उसमें स्प्रेड हो गया है, तो वो उसे हम स्टेज 3 कहते हैं। स्टेज 4 इन जनरल हम किसी भी कैंसर की बात करते हैं तो स्टेज 4 वो कैंसर होता है जब कैंसर अपनी ओरिजिनल जगह छोड़कर कहीं दूर दूसरे भाग में स्प्रेड हो गया है। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट में गांठ है और साथ ही के साथ हम हड्डियों में बीमारी देख रहे हैं, या फिर हम फेफड़ों में बीमारी देख रहे हैं, या हम लीवर में बीमारी देख रहे हैं। ऐसा ही अन्य कैंसर के साथ भी होता है। कैंसर पेट का है बट वो छाती में स्प्रेड कर गया, तो उसे हम स्टेज 4 लेबल करते हैं। अगर हम सर्वाइवल रेट्स की बात करें तो जैसे हमने बात की थी, अर्ली स्टेज से सबसे ज्यादा सर्वाइवल चांसेस होते हैं। स्टेज 1 में सबसे ज्यादा सर्वाइवल चांसेस हैं। 5 ईयर सर्वाइवल चांसेस अगर ब्रेस्ट की बात करें तो मोर देन 95% रहते हैं। स्टेज 2 में थोड़े से कम होने शुरू हो जाते हैं, 90%। स्टेज 3 में आकर यही जो है सिग्निफिकेंट डिक्रीज हम देखते हैं, 60% के अराउंड जो सर्वाइवल रेट 5 ईयर रह जाता है। ऐसी स्टेज 4 में और कम हो जाता है। तो यही हमें जो है बहुत इंपॉर्टेंस देता है कि अर्ली डिटेक्शन का क्या जो है सिग्निफिकेंस है। और सर जैसे हम सबको पता है कि स्मोकिंग बहुत हार्मफुल है और कहीं हद तक वो कैंसर को कॉज करती है, तो कितनी सिगरेट्स अ डे हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है? सो इवन सिंगल सिगरेट, और अगर हम उससे भी ऊपर जाएं तो पैसिव स्मोकिंग, आप सिगरेट स्मोक नहीं कर रहे बट आप सिगरेट स्मोकर की कंपनी में हैं, पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं, तो वो भी आपके लिए हार्मफुल है। सो सिगरेट में तंबाकू के अलावा और अन्य ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कैंसर का इंडिपेंडेंटली रिस्क इंक्रीज करते हैं। हैवी मेटल्स हो गए, बहुत सारे नाइट्रस कंपाउंड्स हो गए, वो सब जाके हमारे शरीर में कैंसर का रिस्क इंक्रीज करते हैं। तो नॉट इवन अ सिंगल पफ इज विदाउट हार्म टू द बॉडी। तो सर तंबाकू क्या जो पान में पाया जाता है या पान पराग वगैरह हो गए उनमें पाया जाता है, वो तंबाकू होता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा है, क्योंकि हम काफी पेशेंट से जब बात करते हैं कि आप तंबाकू लेते हो या स्मोकिंग करते हो, तो वो बोलते हैं नहीं, स्मोकिंग नहीं करते। तो बट वो तंबाकू का सेवन पान मसाले में करते हैं, जर्दे में करते हैं, या फिर पान में करते हैं। तो सबके माइंड में यही रहता है कि हम स्मोकिंग नहीं कर रहे, मतलब हम तंबाकू का सेवन नहीं कर रहे। तो पान हो गया, पान मसाला हो गया, जर्दा हो गया, तंबाकू की अन्य फॉर्म्स हैं जो बाजार में मिलती हैं और जो हम उसका जाने अनजाने में सेवन करते हैं। तो ऐसे ही पान में, पान मसाला में और भी ऐसे कंपाउंड्स होते हैं तंबाकू के अलावा, जैसे अरिका नट, बीटल नट जिसे हम बोलते हैं, वो भी एक इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं ओरल कैंसर्स कॉज करने में। और जैसे हमने बात की कि तंबाकू सिर्फ ओरल कैंसर नहीं करते, तंबाकू पूरे शरीर में हर ऑर्गन का कैंसर करने में सक्षम है।
तो सर आपने कितने परसेंटेज ऑफ केसेस देखे हैं अपने मेडिकल करियर में जो तंबाकू खाने से या टबैको के यूसेज से आपके पास आते हैं? सो खास करके ओरल कैंसर, लंग कैंसर में तो 90% से ज़्यादा जो है उनकी स्मोकिंग की हिस्ट्री पास्ट या एक्टिव होती ही होती है। हम्म। इसके अलावा बाकी जो ऑर्गन्स हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट के ऑर्गन्स काफ़ी कॉमन हैं जो तंबाकू से होते हैं। तो हम्म। उनमें भी हम बोलेंगे कि मोर देन 50% में जो है तंबाकू की कुछ ना कुछ हिस्ट्री ज़रूर रहती है। सेम गोज़ फॉर पैनक्रियास कैंसर्स, उनमें भी तंबाकू की कोई ना कोई हिस्ट्री रहती है। इसोफेगस में अपर एसोफेजियल जो कैंसर्स हैं, जिसे हम सर्वाइकल हम्म। इसोफेगस बोलते हैं, उनके जो कैंसर्स हैं, उनमें भी कहीं न कहीं तंबाकू का किसी प्रकार का सेवन रहता ही रहता है। सो हम्म। कलेक्टिवली अगर हम देखें तो बहुत अच्छी संख्या है पेशेंट्स की जिनकी तंबाकू की हिस्ट्री है और उसके बाद में उनको कैंसर डेवलप हुआ। हम्म। सर एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, कई बारी जैसे बॉयज होते हैं वो अपने यंग एज में या कॉलेज में बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, बट आफ्टरवर्ड्स वो स्मोकिंग छोड़ देते हैं। तो क्या आपके पास ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें तो 20 साल हो गए छोड़े हुए स्मोकिंग, या 10 साल हो गए छोड़े हुए स्मोकिंग, फिर हमें कैसे कैंसर हो गया? जी बिल्कुल, सो जैसे पहले हमने बात की थी कि वो हम्म। डिनाई करते हैं तंबाकू और नहीं लेते हैं, हम हम्म। स्मोकिंग भी नहीं हम्म। करते। ऐसे ही ये वाला भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जब हम हम्म। उनसे पूछते हैं कि आप स्मोकिंग करते हो तो वो बोलते हैं कि नहीं, हम स्मोकिंग नहीं करते। तो फिर हम्म। हम उसको उनको हमें बहुत स्पेसिफिकली और डायरेक्टेड क्वेश्चन पूछना पड़ता है कि क्या आपने ज़िंदगी में कभी स्मोक किया? तो हम्म। फिर वो बताते हैं कि हाँ, मैं पहले स्मोक करता था, पर मुझे तो छोड़े हुए 20-25 साल हो गए, तो अब हम्म। क्यों कैंसर आ रहा है? तो हम्म। उनके माइंड में ऐसा है कि अब छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया, तो वो उसका जो रिस्क फैक्टर है वो इनसिग्निफिकेंट हो गया, बट ऐसा नहीं है। नहीं होता। स्टडीज में हम देखते हैं कि अगर हमने तंबाकू का सेवन किया है, प्रोलॉन्ग्ड यूज़ किया है, तो हम्म। छोड़ने के बाद हम्म। 10 से 15 साल हमें लगते हैं हमारी बॉडी को उस रिस्क को, जो तंबाकू की वजह से इंक्रीज़्ड रिस्क था, कम करने में या हम्म। नॉर्मल रिस्क आने में। तो हम्म। अगर हमने प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोज़र किया है तंबाकू का, चाहे हमने उसको छोड़ दिया है, पर हमारा जो शरीर में 10 से 15 साल तक उसका एक्सटेंसिव या एक्स्ट्रा रिस्क रहेगा ही रहेगा कैंसर बनने का। हम्म। और सर आजकल यंग जनरेशन में वेपिंग का और हुक्का का बहुत ज़्यादा हो गया है। वो ऐसा सोचते हैं कि वो स्मोकिंग से कम हानिकारक है। क्या ये बात सही है, और क्या उसके यूसेज से भी कैंसर रिस्क होता है? नहीं, नहीं, ये तो बहुत बड़ा हमारा भ्रम है। हम अगर ऐसा सोचें कि हुक्का सेफ है, स्मोकिंग सेफ नहीं है या वेपिंग सेफ है, तो ये बिल्कुल गलत है। हम्म। हुक्का इवन मोर डेंजरस देन सिगरेट। हुक्के में अगर हम बात करें तो वो और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, और एक हुक्का जो हम करते हैं उसमें मल्टीपल सिगरेट्स के जितनी कंसंट्रेशन होती है। सेम गोज़ फॉर वेपिंग। हम्म। वेपिंग इज़ नथिंग बट ई-सिगरेट। उसमें इट इज़ अ ई-सिगरेट डिवाइस, हम्म। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट डिवाइस है, पर हम्म। उसमें भी तंबाकू है, उसमें भी निकोटिन है और इवन मोर डेंजरस है, वो ज़्यादा एडिक्टिव है। कई-कई ई-सिगरेट्स में या वेपिंग डिवाइस में ऐसा फीचर्स है जिसमें हम टोबैको की, निकोटिन की कंसंट्रेशन को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम्म। वो मुझे लगता है कि सबसे हार्मफुल चीज़ है हम्म। जिसके में कि हम टोबैको का जो है कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर रहे हैं, निकोटिन का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर रहे हैं। हम्म। तो दे आर नॉट एट ऑल सेफ, रादर दे आर मोर हार्मफुल देन हम्म। नॉर्मल सिगरेट्स। और सर आपके मेडिकल करियर में बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास आए होंगे, तो क्या कोई ऐसा केस है जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे जिसने आपको डीपली इम्पैक्ट किया हो? हमारे डेली लाइफ में या मेडिकल प्रैक्टिस में ना सभी के रोज कुछ ना कुछ ऐसे केस आते हैं जो हमें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करके जाते हैं। हम्म। सो एक केस बताना तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, पर हम्म। एज अ होल जो मुझे पर्सनली डीपली इम्पैक्ट करते हैं केसेस, वो ज्यादातर टर्मिनल कैंसर के पेशेंट्स हैं, वो या फिर कुछ ऐसे एजुकेटेड हमारे पेशेंट्स हैं हम्म। जिन्होंने अपनी लाइफ में अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान दिया, हम्म। बट किसी वजह से वो कैंसर को पकड़ नहीं पाए या इग्नोर किया, जो हम्म। होते हुए उनके पास सारे रिसोर्सेज और वो कैंसर का इलाज नहीं ले पाए। हम्म। तो ये दो पेशेंट्स का जो सेगमेंट है, टर्मिनल कैंसर्स वाले और इग्नोरेंस की वजह से जिनका कैंसर इंक्रीज हो गया, हम्म। और ये मुझे बहुत डीपली इम्पैक्ट करते हैं पर्सनली। इसमें हम्म। से खास करके जो पैलिएटिव पेशेंट्स हैं, जो इनकी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हैं, हम्म। जो पेशेंट्स अपने फाइनेंसिस की वजह से या फिर फैमिली सपोर्ट की वजह से अपना हम्म। ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर पाए, कंप्लीट नहीं कर पाए, वो मुझे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं और उनके लिए मुझे सबसे ज़्यादा दुःख लगता है, दुःख महसूस होता है। हम्म।
और सर आपके करियर में सबसे कम एज वाला पर्सन कौन था जो कैंसर से पीड़ित था और जो सबसे ज्यादा उम्र का पर्सन कौन था जो आया आपके पास में ट्रीटमेंट के लिए? जी, तो सबसे कम उम्र के पेशेंट्स कैंसर जो है वो पीडियाट्रिक एज ग्रुप में भी बहुत कॉमन है। तो तो बच्चों में इतने भी छोटे कैंसर में भी? जी, सो बच्चों में वो एक अलग से जो है कैंसर की ब्रांच है, अलग से एक स्पेशलिटी फ़ील्ड है पीडियाट्रिक हम्म। ऑन्कोलॉजी। इसमें बच्चों में ख़ास करके जैसे ब्लड कैंसर्स हैं, हम्म। ब्रेन कैंसर्स हैं, सॉफ्ट टिश्यू एंड बोन कैंसर्स हैं, ये ज़्यादातर बच्चों में काफ़ी कॉमन है। तो यूजुअली जो आई एम अ कैंसर सर्जन, मैं एक कैंसर सर्जन हूँ, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। सो हम्म। हमारे पास जो बच्चे आते हैं, जो छोटा बच्चा सबसे कम एज के ग्रुप का मैंने पर्सनली जो देखा है वो है 3 इयर्स की एक गर्ल चाइल्ड, हम्म। जिसको कि किडनी का ट्यूमर था, जिसे हम विल्म्स ट्यूमर बोलते हैं। वो खास करके बच्चों में ही पाए जाते हैं। तो हम्म। उस छोटी बच्ची जो हमारी सबसे यंगेस्ट कैंसर वॉरियर, कैंसर हम्म। सर्वाइवर है, और हम्म। उसमें कीमोथेरेपी भी बच्चे बच्चे ने ली, उसके बाद में सर्जरी करके उसकी किडनी को भी रिमूव किया गया, और फिर भी वो जो है बच्चे की हम विल पावर इतनी थी कि उसको हम्म। देखकर हम सब इंस्पायर होते थे। हम्म। और ऐसे अगर ओल्ड एज की बात करें, तो सबसे एल्डरली मेल पेशेंट जो लास्ट मेरे पास ट्रीटमेंट में था, या हमारी टीम में मैं बोलूँगा कि ट्रीटमेंट हम्म। में थे, क्योंकि पेशेंट लिम्फोमा का पेशेंट था। तो हम्म। हमारी जो मल्टीडिसिप्लिनरी टीम है उसमें वो पेशेंट एडमिट थे। ही वाज़ 95 इयर्स ओल्ड। हम्म। उन्होंने अपनी लिम्फोमा की जो कीमोथेरेपी है पूरी कंप्लीट की। हम्म। उनकी जो डिज़ीज़ है कंप्लीटली रिमिशन में आ गई थी, बिल्कुल ठीक हो गए थे वो। पर तो ये वो भी एक हमारे इंस्पिरेशन थे। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि वो 95 इयर्स में भी ट्रीटमेंट के लिए आए। नहीं तो आप जनरली यस। जो थोड़ा सा ओल्ड एज के लोग होते हैं, अगर उनको इस तरह की कोई बीमारी हो जाती है तो वो कहते हैं कि अब इतना हमें कीमोथेरेपी और रेडिएशन लेकर के क्या करना है, अब हमारी एज हो गई है, ठीक है, अगर कुछ होता भी है तो हमें इतना फर्क नहीं पड़ता। तो आई थिंक दिस इज वेरी इंस्पायरिंग कि 95 इयर्स का कोई आपके पास मेल पेशेंट आया और वो ठीक होकर के गया है। जी मैम। सो इसके पीछे का भी जो है ना सपोर्ट सिस्टम, सो कैंसर हम्म। ना ही केवल मेडिकल ट्रीटमेंट पे आधारित है, इसके साथ हम्म। हमें सपोर्टिव जो ब्रांचेज़ हैं या जो हमारे सपोर्टिव एलाइड ब्रांचेज़ हैं, उस पे बहुत ध्यान देना हम्म। पड़ता है। सो साइकोलॉजिस्ट, साइको ऑन्कोलॉजिस्ट बल्कि आजकल जिसे हम बोलते हैं, वो हमारी टीम, हमारे काउंसलर्स हैं, जो हम्म। कि पेशेंट्स को हम भी मोटिवेट करते हैं, पर हम एक प्रोफेशनल हेल्प उनके लिए लेते हैं, जो कि उनको और अच्छे से थेरेपी देके उनको मोटिवेट करते हैं। इसके साथ-साथ फैमिली मेंबर्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो जैसे आपने बताया कि एल्डरली पेशेंट्स हैं, उन हम्म। उनको ऐसा लगता है कि अब इस उम्र में हमें इलाज क्यों करवाना है या कैसे करवाना है। ऐसे ही उनके फैमिली मेंबर्स का भी कई बार रवैया ऐसे ही रहता है कि इनकी तो अब इतनी उम्र हो गई है, ये झेल पाएँगे, नहीं झेल पाएँगे, हम्म। तो इनका ट्रीटमेंट करवा के हम इनको और दुःख क्यों दें। हम्म। उनकी ऐसी जो है मानसिकता कई बार होती है, तो वो उनकी गलती नहीं है, पर ये चीज़ें हमें चेंज करनी है। इसीलिए हमारे हम्म। काउंसलर्स होते हैं, तो फैमिली काउंसलर, फैमिली हम्म। काउंसलिंग जो है इसमें करते हैं। ना ही केवल पेशेंट की, बल्कि उसकी एज़ अ होल पूरी फैमिली की काउंसलिंग करनी बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें ट्रीटमेंट एडवाइस के साथ-साथ हमें पेशेंट को, फैमिली को मोटिवेट भी करना है कि वो अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाएँ और हम्म। उसको कंप्लीट करें, और उसके बाद भी हमारे साथ फ़ॉलो अप पे जुड़े रहें। तो ये एक बहुत बड़ा टास्क है जो हमारी टीम साथ में इसका निभाती है। हम्म। और सर आपने इतने सारे कैंसर पेशेंट्स आपके पास आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, सर्जरीज के लिए, तो सबसे ज्यादा एक जरूरी चीज जो आपको लगता है एक कैंसर पेशेंट को चाहिए वो क्या है, अपार्ट फ्रॉम ट्रीटमेंट एंड एवरीथिंग, क्या चीज उसके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है? सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एजुकेशन और अवेयरनेस। तो हम्म। यदि हमें किसी के बारे में अवेयरनेस नहीं है, मालूम नहीं है, तो हम हम्म। उस चीज़ को कभी भी पहचान नहीं पाएँगे। तो हम्म। सबसे ज़्यादा हम जो फ़ोकस करते हैं, वो करते हैं प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी पे, हम्म। अवेयरनेस पे। बहुत सारे सेशंस ऐसे होल्ड करते हैं, जिसमें हम कैंसर के बारे में सबको जागरूक करवाएँ कि हम्म। कैंसर के सिम्पटम्स क्या हैं, हम्म। कैंसर को कैसे हम अर्ली डिटेक्ट कर पाते हैं। हम्म। दूसरा जो मैं समझता हूँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, हम पेशेंट्स को जो या आम पब्लिक को हम बोलते हैं, वो है एक उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना कि कैंसर लाइलाज नहीं है। क्योंकि हम्म। अभी भी काफ़ी लोगों के माइंड में ये है कि कैंसर का मतलब है डेथ। जो हम ये चेंज करना चाहते हैं, हम उनको बताना चाहते हैं, हम उनके आगे कैंसर वॉरियर्स को उनकी एग्ज़ाम्पल्स देते हैं
उनको हम ये समझाते हैं कैंसर का मतलब डेथ नहीं है। कैंसर सर्वाइवर्स बहुत सारे हैं, कैंसर वॉरियर्स बहुत सारे हैं जो अपना ट्रीटमेंट पूरा लेते हैं और अपना कैंसर को डिफीट करते हैं। तो मेरे हिसाब से उनके अंदर से पहले उनको अवेयर करना, दूसरा उनके अंदर से कैंसर का जो फ़ियर है उसको रिमूव करना, ये 2 इम्पोर्टेंट सजेशंस हैं या 2 इम्पोर्टेंट ऐसी काउंसलिंग चीज़ें हैं जो हमें हर आम पब्लिक को बतानी चाहिए। और सर अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग राउंड में आते हैं, मिथ वर्सेस फैक्ट। तो आपको बताना है ये मिथ है या फैक्ट है, और अगर मिथ है तो ये क्यों है। बिल्कुल। ईटिंग शुगर मेक कैंसर ग्रो फास्टर। तो ये मैं कहूँगा कि पार्शियली ट्रू है। हम्म। हम फिर अगेन हम इसकी टेक्निकलिटी समझें, जैसे हमने फास्टिंग की बात की थी, तो हम्म। डायरेक्टली फास्टिंग कैंसर सेल्स को किल नहीं करती और ऐसे ही जो शुगर है वो डायरेक्टली कैंसर सेल्स को फीड नहीं करती। तो हम्म। कैंसर सेल्स का जो या हमारे नॉर्मल सेल्स का भी जो फूड है वो ग्लूकोज है, वो हम सब जानते हैं। कैंसर सोलली डिपेंडेंट है ग्लूकोज पे, पर ऐसा नहीं है कि हम शुगर खाते हैं और डायरेक्टली वो कैंसर सेल्स को फीड करती है। तो इसीलिए ये एक पार्शियली ट्रू स्टेटमेंट है। हम अगर शुगर कंट्रोल करेंगे तो हमारा वेट कम होगा, हमारा ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होगा, हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, इनडायरेक्टली जो हमें कैंसर का रिस्क कम करेगी। पर हम ऐसा सोचे कि हम शुगर नहीं खाएंगे और कैंसर के सेल्स स्टार्व होके मर जाएंगे, तो ये हमारा मिथ है। और प्लास्टिक के यूज से भी कैंसर होता है। जी, तो बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं, प्लास्टिक ही नहीं केवल अन्य और केमिकल्स भी हैं जो रूटीन यूज में होते हैं, उनसे कैंसर का रिस्क डेफिनेटली इंक्रीज होता है। और क्या कैंसर कंटेजियस है, जैसे कि एक थाली में खाना खाने से, या फिर किस करने से, या फिर टच करने से, क्या वो एक दूसरे में फैलता है। नहीं, तो ये बहुत बड़ा मिथ है, मैं बोलूँगा ये टोटल मिथ है। कैंसर पर से एक कैंसर पेशेंट से दूसरे आम लोगों में कैंसर स्प्रेड नहीं होता, जैसे कि रेस्पिरेटरी इलनेसेस या फ्लू होता है, वैसे नहीं होता है स्प्रेड। हाँ, इसमें हमें कन्फ्यूजन कहाँ है, हम उस पे ध्यान देते हैं। तो कुछ ऐसी इन्फेक्शंस हैं जो आगे चल के कैंसर बनाती हैं, जैसे हमने बात की एचपीवी की। वो इन्फेक्शन अगर होती है, उस इन्फेक्शन से आगे चल के कैंसर बन सकता है। ऐसे ही हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, और कुछ हमारे गले की ऐसी इन्फेक्शंस होगी जो आगे चल के कैंसर बना सकती हैं। पर कैंसर निकल के दूसरे आम लोगों में स्प्रेड हो, ये बहुत बड़ा मिथ है। और सर एक्सेसिव मोबाइल का यूज करने से भी कैंसर होता है। सो इसका अभी जो एविडेंस है वो बहुत सॉलिड एविडेंस नहीं है, या कुछ हम ऐसा बोल पाए कि हाँ ये करता है या नहीं करता है, तो अभी ये स्टेटमेंट भी पार्शली ट्रू रहेगी या अंडर हम बोलेंगे कि इन्वेस्टिगेशन रहेगी। सर्जरी और बायोप्सी स्प्रेड कैंसर। तो ये हमने पहले भी बात की, बायोप्सी से कैंसर स्प्रेड नहीं होता है, ये हमारा मिथ है। हाँ, हम बायोप्सी करवाते हैं, फिर हम इलाज में डिले करते हैं, इलाज नहीं करवाते, तो कैंसर स्प्रेड वैसे भी होगा ही। तो हमें ऐसे शायद मानसिकता हमारी ऐसे बन जाती है कि क्योंकि हम तब चीरा लगवाया था या बायोप्सी की थी, इसलिए हमारी बीमारी बढ़ गई है। और ये एक लौता मिथ ऐसा है जो बहुत लार्ज स्केल पे प्रेवलेंट है, और ये सबसे बड़ी बाधा है हमारे और पेशेंट के इलाज शुरू करने में। क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि किसी ने बोल दिया, कोई रिश्तेदार ने कुछ ऐसा बोल दिया कि नहीं सुई नहीं लगवानी, चीरा नहीं लगवाना, तो उस वजह से उनका जो है ट्रीटमेंट डिले काफ़ी हो जाता है। और जिनका क्या फैमिली हिस्ट्री होता है उन्हें ही कैंसर होता है। नहीं, तो जो जेनेटिक कैंसर्स हैं अगर हम देखें तो उनकी जो इंसिडेंस है वो 5 से 10% रहती है। 60, 70, 80% तक जो कैंसर है वो नए पैदा होते हैं। तो जेनेटिक कैंसर में हम ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ हमारी फैमिली में कैंसर नहीं था तो हमें कैंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 70 से 80% कैंसर बनेंगे। और हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि हमारी फैमिली में कैंसर था तो हमें कैंसर होगा ही होगा। डेफिनेटली हमारा रिस्क जरूर इंक्रीज करेगा अगर हमारी फैमिली में, हमारी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में कुछ कैंसर के केसेस हैं, और खास करके कुछ ऐसे जेनेटिक या कैंसर सिंड्रोम्स हों अगर, जो जेनेटिकली ट्रेवल करते हैं, जैसे कि BRCA1, BRCA2 हो गया, लिंच सिंड्रोम्स हो गए, कुछ ऐसे सिंड्रोम्स हैं उनमें डेफिनेटली हमारा जेनेटिक ट्रांसमिशन का रिस्क बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। और सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि एज अ कैंसर सर्जन ऑन्कोलॉजिस्ट आप क्या एक पीस ऑफ एडवाइस देना चाहेंगे जो लोग कैंसर के वर्ड से ही घबराते हैं, या वो अभी जूझ रहे हैं कैंसर से, या वो किसी अपने को खो चुके हैं कैंसर की वजह से।
तो आप क्या उनको एक एडवाइस देना चाहेंगे? मेरी सभी को यही एडवाइस रहेगी कि हम ऐसा बिल्कुल भी ना समझें कि कैंसर ही एकमात्र मृत्यु का कारण है। हुँ, हुँ। हम अगर देखें बीमारियों से तो सबसे ज़्यादा जो मृत्यु है ना, वो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ेज़ से होती है वर्ल्ड वाइड। हुँ, सो हुँ। कैंसर लाइलाज नहीं है, कैंसर का इलाज बिल्कुल संभव है। हम कैंसर को एक आम बीमारी की तरह ही समझें, पर इसके बारे में हम सुचेत रहें, सतर्क रहें, अवेयर रहें। हुँ, हुँ। इमीडिएटली हम डिले मत करें, हमें कुछ भी हमारे शरीर में एब्नॉर्मैलिटी, अप्स एंड डाउन्स लगते हैं, इमीडिएटली नियरेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट को मिलके अपनी जाँच करवाएँ, हुँ, डिले हुँ। मत करें। यदि हमें कैंसर डायग्नोस होता है, हम उसका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी शुरू करें और उसको कंप्लीट करें। हुँ, हुँ। यही मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है। कैंसर से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम सबको ये समझाते हैं कि कैंसर से डरना नहीं, कैंसर से लड़ना है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर सेठी। आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है और आई थिंक बहुत सारे व्यूअर्स जो इस पॉडकास्ट को देखेंगे, उन्हें बहुत अवेयरनेस मिलेगी इस पॉडकास्ट के थ्रू में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड कमिंग ऑन माय शो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग एंड हमें ये अवसर देने का कि हम सबको कैंसर के बारे में जागरूक कर पाएँ। और मैं यही सोचूँगा कि अगर इस पॉडकास्ट के माध्यम से कोई भी एक भी व्यक्ति अगर अपना जाके हुँ, स्क्रीनिंग टेस्ट करवाता है, हुँ, हुँ, तो ये हमारे पॉडकास्ट की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हुँ, होगी। हुँ। थैंक यू सो मच। अगर आपको आज का ये एपिसोड अच्छा लगा हो या कोई भी कंटेंट वैल्यूएबल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।